चलिए आज हम लोग चलते हैं मई 2024 प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार करते हैं। ठीक है, मई 2024 के राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर प्रतियोगिता दर्पण में जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम दिए गए हैं, महीने भर के लगभग प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम इसमें दिए जाते हैं। तो पीटी के दृष्टिकोण से भी और मेंस के दृष्टिकोण से भी हम तथ्यों का एनालिसिस करेंगे। फिर हर बार की तरह इस बार भी हम कहेंगे बचना है किससे, डिजिटल और मेंटल डायरिया से। इसके लिए जरूरी है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसी को आप कलेक्ट कीजिए, उसी को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। एक्स्ट्रा जो डायरिया फैलाने वाले इंफॉर्मेशन है, डिजिटल डायरिया, मेंटल डायरिया, उस पर न जाए। तो आते हैं हम राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। पहला जो घटनाक्रम है, पहला जो इंफॉर्मेशन है वो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता देश भर में लागू से संबंधित इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इस इंफॉर्मेशन में जो कुछ दिया है वो अभी चुनाव कार्यक्रम जारी है। चुनाव कार्यक्रम जारी है ना। हाँ, फिर भी कुछ जो जानने की चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अभी जो चुनाव हो रहा है, चुनाव कार्यक्रम, वो किसके लिए? 18वीं लोकसभा के लिए। किसके लिए? ये इम्पोर्टेंट है जानना। 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी घोषणा की गई है और राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म भी हो चुका है, आप लोग सुने ही होंगे। कल मतदान भी होना है। ठीक है, तो ये 18वीं लोकसभा के लिए ये है, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? मैंने पहले ही कहा जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वही इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर उनकी चर्चा करें। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? 16 जून 2024। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कब की गई है? चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कब की गई है? बोलिए। 16 मार्च। घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 16 मार्च 2024 को घोषणा की गई। और याद रखिएगा, जिस दिन घोषणा की जाती है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू हो जाती है। तो ये ध्यान में रखिए, पूछा जाता है क्या? एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता लागू। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये कितने चरण में होने हैं? 19 अप्रैल से कितने दिन तक? 1 जून तक। 1 जून 2024 तक। कितना चरण? 7 चरणों में। ठीक है, कितने सीटों के लिए? 543 सीटों के लिए। इसमें SC ST के लिए कितना आरक्षित है? SC के लिए 84 और ST के लिए 86। ST के लिए कितना है? कुछ पढ़ते नहीं आप लोग। 47 है। 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। इसके लिए भी चुनाव होगा। 543 में से ही ये है। ठीक है, और एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 होता था उसको समाप्त कर दिया गया। कैसे समाप्त कर दिया गया? इसी इंफॉर्मेशन में है। देखिए, SC ST को जो आरक्षण दिया गया था उसे हर 10 साल पर उसका रिव्यू होना था। तो जो 2020 में रिव्यू हुआ, उस रिव्यू के तहत 104वां संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन के तहत SC ST के लिए सीटों में आरक्षण और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। अब एंग्लो इंडियन के लिए भी 2 था। एंग्लो इंडियन के लिए भी 2 था ना। तो 2020 में ये लागू किया गया। 2020 में तो SC ST की चर्चा तो की गई, लेकिन एंग्लो इंडियन की चर्चा नहीं की।
तो 2020 में एंग्लो इंडियन के लिए सीट जो था वो इसलिए 543 सीटों के लिए हो रहा है, 545 के लिए नहीं हो रहा है। समझ गए? इतना इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था इसमें। क्लियर है? और एक इंफॉर्मेशन, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और दो नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। सीईसी कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। और कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। अन्य आयुक्त है ये इलेक्शन कमिश्नर। और सुखवीर सिंह संधू, ये भी सत्तू नहीं, संधू है, बड़े पद पर है। ठीक है, इस तरह का कमेंट मत कीजिए। हो गया, ये चुनाव कार्यक्रम से संबंधित हो गया। क्लियर है? रुक जाओ, अभी नहीं। दूसरा इंफॉर्मेशन है सुधा मूर्ति। दूसरा इंफॉर्मेशन है सुधा मूर्ति बनी है राज्यसभा सदस्य। ठीक है, सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति राज्यसभा सदस्य है, बनी है। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर रहे हैं और वे सुधा मूर्ति के पति हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इनके दामाद हैं। ठीक है, और इन्हें पहले पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है। पद्म भूषण से सम्मानित भी हो चुकी हैं। ठीक है, 8 मार्च को राज्यसभा, 8 मार्च को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। और इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 14 मार्च 2024 से। बता ही चुके इन्फोसिस के फाउंडर। और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अगर पीटी में क्वेश्चन आता है सुधा मूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ठीक है, तो ये जानकारी रहना चाहिए ना आपको। पद्म भूषण से सम्मानित, उसी में दे दिए पद्म विभूषण, तो असत्य हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन भी आ सकता है उसमें। तो ये हो गया। 12 राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 12। ठीक है, और कुल सदस्य संख्या कितनी होती है राज्यसभा की? 250, 238 प्लस 12, 238 निर्वाचित होके विधानसभा से, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इन्हीं 12 में एक थी कौन? सुधा मूर्ति। ठीक है, और सुधा मूर्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल नारायण मूर्ति के पत्नी के रूप में ये प्रसिद्ध नहीं है, ये बहुत अच्छी समाज सेविका, बहुत अच्छी स्कॉलर, चिंतक भी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चलते हैं हम लोग। चलिए, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेंस के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पीटी के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन ये है कि रिश्वत लेकर अगर कोई सांसद या विधायक सदन में, यानी संसद में या विधानसभा में, विधानमंडल में बात कहता है या वोट डालता है, तो उसे छूट दी गई थी। 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें छूट थी कि अगर रिश्वत लेकर कोई विधायक या सांसद संसद में या विधानमंडल में वोट देता है या अपनी बात कहता है, अभिव्यक्ति की जो जिस तरह भी करता है, उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उस पर आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन इस फैसले को इस 4 मार्च 2024 को, यानी 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब बात क्या हुई है वो समझिए। ठीक है, ये 17 अप्रैल 1998 को 5 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ या संविधान पीठ कह सकते हैं, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की ने एक निर्णय दिया था। निर्णय था क्या वो पहले समझिए। ये आप जानते हैं नरसिंह राव की सरकार थी, वो अल्पमत की सरकार थी। एक बार सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया। क्या आया? अविश्वास प्रस्ताव। तो सरकार को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी थी जो अभी भी है सरकार में झारखंड में, इस पार्टी के सांसदों को रिश्वत दिया गया ताकि वे सरकार के पक्ष में वोट दे। समझ में आई बात?
इसको कहा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। क्या कहा गया? झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। और कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद थे उन्होंने रिश्वत लिया और सरकार को बचा लिया। समझ में आ रही बात? सरकार को बचा लिया। सरकार को बचाने के लिए सरकार के पक्ष में वोट दिया। क्लियर हुआ? रिश्वत कांड से क्या हुआ? नरसिम्हा राव की सरकार बच गई। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या हुआ? गिर गया, यानी सरकार बच गई। लेकिन इस रिश्वत कांड का खुलासा हुआ तो रिश्वत कांड को लेकर के न्यायालय में याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर सांसद या विधायक रिश्वत लेकर, ठीक है, सदन में मतलब संसद में या विधानमंडल में कोई बात कहता है या वोट कहता है तो उसके लिए उसे न्यायालय में अपराधी को ठहराने के लिए चुनौती नहीं दिया जा सकता है, उस पर आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा, 105(2) और 194(2) अनुच्छेद आर्टिकल 100 भारतीय संविधान के आर्टिकल 105(2) और आर्टिकल 194(2) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 105(2) में कहा गया है कि कोई सांसदों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। क्या? अभिव्यक्ति की आजादी। कहाँ? संसद में, बाहर नहीं। कहा गया कि अगर वो सांसद कोई बात कहते हैं तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसी तरह 194(2) में विधायकों को, एमएलए को सदन में मतलब विधानमंडल में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। ये आजादी क्यों दिया गया है इन लोगों को? ये इसलिए ताकि बगैर किसी भय, प्रलोभन, पक्षपात या दबाव के अपनी बात सदन में रख सके। माना गया कि ये प्रतिनिधि होते हैं अपने क्षेत्र की जनता के, हजारों लाखों जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो इनको अपने क्षेत्र की समस्याओं या देश की समस्याओं के बारे में कहने का बगैर दबाव के, भय के, प्रलोभन के कहने का छूट होना चाहिए। ठीक है। और अगर इनको जो ये बोलते हैं उनके लिए न्यायालय में चुनौती दिया जाए या घसीटा गया तो फिर ये ठीक से बोल नहीं पाएंगे। ये छूट दी गई, समझ गए ना? 105 के तहत किसको? सांसदों को। 194 के तहत विधायकों को। क्या कहा गया कि सदन में कुछ भी बात करते हैं, वोट करते हैं तो इनसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 1998 को 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला दिया कि इस पर जो है आपराधिक केस नहीं चलाया जा सकता है। क्लियर है? अब इस फैसले को पलटा इस बार 4 मार्च 2024 को। अब 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कोई फैसला दिया तो उसको पलटने के लिए इससे बड़ा संविधान पीठ होना चाहिए, याद रखिएगा। तो इस बार बना 7 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसमें चीफ कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर कोई रिश्वत लेता है, ठीक है, रिश्वत लेता है और रिश्वत लेता है या लेने का इरादा रखता है या लेने के लिए तैयार हो जाता है तो अपराध उसी समय हो जाता है। क्या? अपराध उसी समय हो जाता है। इस बार 5 सदस्यीय संविधान पीठ में जो फैसला दिया गया था वो 3 दोषी, यानी 2 जज जो थे सहमत नहीं थे। ये फैसला जो दिया गया है ये संभवतः सर्वसम्मति से दिया गया है। कहा गया कि रिश्वत लेता, कोई भी सांसद या विधायक रिश्वत लेता है या लेने के लिए तैयार होता है, उसी समय अपराध हो जाता है, उसी समय अपराध हो जाता है। अब उसके बाद वो वोट देता है या नहीं, बोलता है या नहीं, कुछ भी, समझ में आ रही बात? उसके बाद वो रिश्वत जिस समय वो लिया या लेने के लिए तैयार हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसी समय अपराध हो जाता है। ले लिया, बाद में जाके वो वोट नहीं दिया या बात नहीं बोला, रिश्वत जिस उद्देश्य से लिया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस समय लिया या लेने के लिए तैयार हो गया उसी समय अपराध हो गया। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
कि जिस समय वो रिश्वत लेता है उस समय ही जो व्यक्ति की आजादी दी गई जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य खत्म हो जाता है। नहीं समझे? कहा कि रिश्वत जिस समय वो लिया उसी समय उसने अपराध किया, क्योंकि जिस उद्देश्य से अभिव्यक्ति की आजादी दी गई, अभिव्यक्ति की आजादी क्यों दी गई सांसद विधायकों को? ताकि बिना किसी प्रलोभन दबाव के करे, उस उद्देश्य से दी गई ना। यहां पर क्या हुआ? उद्देश्य रहा, रिश्वत लिया तो दबाव में आ गया, प्रलोभन में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस समय वो लिया उसी समय वो उद्देश्य खत्म हो गया, इसलिए इसको 105 और 194 के तहत छूट नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, यानी क्या अब सुप्रीम कोर्ट के 4 मार्च 2024 के फैसले से क्या हो गया कि अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट देता है या कोई बात कहता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, उस पर आपराधिक केस चलाया जा सकता है। क्लियर है? उस बार था क्या 5 सदस्य संविधान पीठ, 3-2 से फैसला आया था। इस बार 7 सदस्य संविधान पीठ, फैसला सर्वसम्मत से। 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था वो पलटा गया। क्लियर है? ये क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये अफ्रीका से लाए गए चीते। ये चीते बहुत दिनों से लाए गए हैं, इस पर बहुत बातें हो चुकी है। ठीक है, मरते हैं बच्चे, जन्म लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप। ठीक है, मालदीव के विरुद्ध भारत की जो कूटनीति है उसमें लक्षद्वीप एक महत्वपूर्ण जगह बनकर उभरा है। मालदीव के पैरेलल भारत में लक्षद्वीप के पर्यटन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। और जानते ही है, मालदीव से भारतीय सैनिकों को मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू द्वारा आउट होने का निर्देश दिया गया था। और इसी सब के बीच लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा, कौन? INS जटायु। कहां पर है? लक्षद्वीप के एकदम दक्षिण मिनिकॉय द्वीप पे INS जटायु स्थापित किया गया है। और इससे पूर्व लक्षद्वीप पे एक और अड्डा है, उसका नाम क्या है? द्वीप रक्षक। क्या नाम है? द्वीप रक्षक। कहां पर ये बना है? लक्षद्वीप पे अब कितना हो गया नौसैनिक अड्डा? 2। एक कौन? आप लोग वो देखते नहीं है? द्वीप रक्षक, दूसरा INS जटायु। INS जटायु का है किस द्वीप में? लक्षद्वीप के एकदम दक्षिण मिनिकॉय। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? मालदीव और मालदीव में चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखना। INS द्वीप रक्षक पहले से ही है, INS द्वीप रक्षक पहले से ही है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में, याद रखिएगा, कवरत्ती में। और INS जटायु मिनिकॉय द्वीप पे है। ये इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, नदी के जल प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो कहां शुरू की गई है? कोलकाता। भारत में पहली मेट्रो सेवा कहां से शुरू हुई थी? कलकत्ता से ही। कब? 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। ठीक है, पहली मेट्रो रेलगाड़ी कोलकाता में चली थी कब? 24 अप्रैल 1984 को। और नदी के भीतर मेट्रो रेलगाड़ी पहली बार कलकत्ता में ही चली है, हुगली नदी के नीचे। क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन है। चलिए हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन CAA पर दिया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम पर दिया हुआ है। और इसके संबंध में यूट्यूब पर हम पूरे विस्तार से वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को छोड़ते हैं। यूट्यूब पर जो मेरा वीडियो है वो PT के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी काफ़ी है, 2 पार्ट में है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन है ये क्रिकेट BCCI द्वारा अनुबंधित 2023-24 के लिए 30 पुरुष क्रिकेटर BCCI द्वारा अनुबंधित, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ते हैं। उसके बाद स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022, ये हिम तेंदुओं की गिनती के बारे में, नहीं, तेंदुओं की गिनती के बारे में यहाँ दिया हुआ है। और ये पूरी तरह फैक्चुअल है, आप अपने मैगजीन से ही ये कलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक देखिए, जो बिहार से हैं, तो बिहार में 2018 में तेंदुओं की संख्या कितनी थी? 98। और 2022 में कितनी है?
86। इस इंफॉर्मेशन को भी हम छोड़ते हैं, पूरी तरह फैक्चुअल है। एक और इंफॉर्मेशन जो है वो है DRDO द्वारा MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया पिछले दिनों, जिसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया। और मिशन दिव्यास्त्र पर भी पूरी तरह PT के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी काफ़ी इनफ सूचनाओं के विश्लेषण से युक्त वीडियो YouTube चैनल पे हम डाल चुके हैं, वहाँ देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया गया है और वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो दिया जा चुका है। उसके बाद इंफॉर्मेशन है, दो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन है हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ भाजपा ने अकेले ही सरकार बनाई और नए मुख्यमंत्री बने कौन? नायब सिंह सैनी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी बने, ठीक है। और जननायक जनता पार्टी से भाजपा ने अपना गठबंधन तोड़ लिया। जननायक जनता पार्टी के नेता कौन है? प्रमुख नेता दुष्यंत चौटाला। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन है, दिल्ली विवादित आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यही है, फैक्ट, कि अरविंद केजरीवाल पहले CM बन गए हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिनों पहले झारखंड CM थे हेमंत सोरेन, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह की बातें पहले भी हुई थी कई राज्यों में, जब CM ने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए यह इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल आज़ादी के बाद पहले CM बने हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन है, ऑपरेशन संकल्प के तहत INS कोलकाता, ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत की नौसैनिक शक्ति का सफल प्रदर्शन हिंद महासागर में किया गया। ये इंडियन नेवी की ताकत को दर्शाता है और ये बताता है कि हिंद महासागर में भारत के विरुद्ध कोई कुछ करने से पहले कई बार सोचेगा। और INS ऑपरेशन संकल्प चलाया गया, ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। कुछ समुद्री लुटेरे कहाँ के थे समुद्री लुटेरे? सोमालियाई समुद्री लुटेरे थे। लुटेरों ने एक जहाज को, वाणिज्यिक पोत था, कमर्शियल पोत, MV रुएन, समुद्री लुटेरों MV रुएन को समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया। किसने? INS कोलकाता ने, ठीक है। और इसमें मार्कोस को भी उतारा गया। मार्कोस समझ है ना? मरीन कमांडोज को भी उतारा गया, ठीक है। दुनिया की सबसे मजबूत कमांडो में ये माना जाता है और इनका प्रदर्शन पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय समुद्र तट से 1400 समुद्री मील यानी 2600 किलोमीटर दूर इंडियन नेवी के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया। क्लियर है? संकल्प का ये ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन संकल्प। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन है वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित। किससे? एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। आप चाहे तो ये अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी वाले नोट्स में ऐड कर सकते हैं। निर्वाचन चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसमें ऐड कर दीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, कई सालों से, क्योंकि हमारे देश में ऐसा प्रतीत होता है कि सालों भर चुनाव होते रहते हैं। कभी राज्य विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, ठीक है, कभी नगर निकाय के चुनाव, कभी पंचायती राज के चुनाव। तो इससे क्या होता है? समय और धन का अतिरिक्त व्यय होता है। तो ये सुझाव बहुत पहले से दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, विश्लेषण होता रहा है, चर्चा का विषय रहा है कि एक ही समय में सभी स्तरों के चुनाव होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? समय की बचत होगी, धन की बचत होगी और जो हमारे राजनेता हैं
बराबर चुनाव कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, जिससे देश और समाज के विकास कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचता है। तो एक ही बार चुनाव हो जाएगा तो इन्हें समय मिलेगा क्या, देश के विकास कामकाज को देखने का समय मिलेगा। ये मंत्रालय में आकर बैठेंगे, नहीं तो अभी क्या करते हैं, अलग जब जब चुनाव हुआ तब तब हाँ चुनाव प्रचार में हाँ उड़न खटोला पे उड़ान भरते रहते हैं। ठीक है, इधर सरकारी फाइलें जो है उनके काम की से जुड़ी हुई फाइलें वो धूल चाटती रहती है, धूल फाकती रहती है। ठीक है, तो इसलिए सरकार द्वारा 2 सितंबर 2023 को इस मुद्दे पर एक समिति बनाई गई। कब इंफॉर्मेशन लिखती, 2 सितंबर 2023 को एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। अध्यक्ष कौन बने, रामनाथ कोविंद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, बिहार के राज्यपाल भी रहे। ठीक है, और सदस्य कितने कितने, अध्यक्ष के साथ साथ कितने सदस्य हो गए, अध्यक्ष सही देखा जाए तो 8 में एक अधीर रंजन चौधरी थे। इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया था और 6 सदस्य, अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य ही रह गए थे। क्लियर है? ठीक है, अब इस समिति को सुझाव क्या देना था कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, अर्बन बॉडीज या नगर निकाय समझिए ना, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाने पर, एक साथ कराए जाने से संबंधित, चलिए तो एक साथ कराए जाने से के संबंध में इस समिति को सुझाव देना था, विचार विमर्श करके सलाह देना था। तो सलाह प्रस्तुत किया, कब किया प्रस्तुत, अभी वर्तमान राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उनका देख रहे हैं फोटो दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रिपोर्ट को। कब दिया गया है, 14 मार्च 2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। 14 मार्च 2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत किनको किया गया, राष्ट्रपति। रिपोर्ट दिया गया, कितना पृष्ठ है, 1826 पृष्ठ, 18,626, हाँ 18,626, 18,626 पृष्ठ दिया गया है। अब इसमें सुझाव क्या दिया गया है, इस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सुझाव क्या दिया गया है, प्रमुख सुझाव जो है समिति के सुझाव, जो रामनाथ कोविंद समिति के सुझाव जो है, वो पहला सुझाव ये है कि जो सभी लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए। ठीक है, क्या दिया है, एक साथ कराया जाए, चुनाव एक साथ कराए जाए और इसके 100 दिन के भीतर, क्या 100 दिन के भीतर, 100 दिन के बाद कह सकते हैं, 100 दिन के भीतर ही ये जो चुनाव संपन्न होगा, 100 दिनों के भीतर ही दूसरे चरण में नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव करवाए जाए। समझ गए, ये सुझाव दिया है। कितने चरण में, 2 चरणों में। पहले चरण में किसका, लोकसभा और विधानसभाओं का, दूसरे चरण में नगर निकाय पंचायत, ये कहा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सुझाव है, वो है कि अगर सरकार गिर जाती है, क्या सरकार गिर जाती है, त्रिशंकु सदन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, सरकार गिर जाती है, तो फिर से अगर चुनाव होता है तो सदन का कार्यकाल जितना बचा होगा उतना ही रहेगा, फिर से 5 साल नहीं, फिर से 5 साल नहीं। ठीक है, मान लीजिए 2018 में लोकसभा चुनाव होना है, ठीक है, और बीच में ही 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार गिर गई, तो फिर से चुनाव अगर होता है तो नए सदन का कार्यकाल कितना, 4 साल। अभी क्या है, फिर से चुनाव हुआ तो क्या था, 5 साल। ठीक है, तो एक और सुझाव, ये महत्वपूर्ण सुझाव इसलिए दिया गया क्योंकि आजादी के बाद लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ ही होता था, लेकिन बाद में देखा गया कि विधानसभाओं या लोकसभाओं में जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो फिर से चुनाव करवाया गया, तो फिर से 5 साल।
तो ऐसे में क्या हो गया, लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ जो कराया जा रहा था वो गड़बड़ा गया। नहीं समझे, सरकारें गिरने लगी, और जब गिरती थी जहां तब होता था चुनाव। तो परिणाम ये हुआ कि अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि सालों भर चुनाव, कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये सुझाव दिया गया क्या, त्रिशंकु सदन हो या अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तब जो चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो सदन होगा, सदन का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का नहीं होगा, पूरे 5 वर्ष का नहीं, कितना नहीं होना चाहिए, बल्कि शेष कार्यकाल के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, शेष कार्यकाल के बराबर ही होना चाहिए। ये सुझाव है, किसका सुझाव, रामनाथ कोविंद समिति का सुझाव। क्लियर है। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है, वो है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का। और रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल पर बहुत कुछ हम स्पेस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं बहुत विस्तार से, यहाँ तो इंफॉर्मेशन बहुत कम दिया हुआ है, फिर भी बता दे रहे हैं। RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, जैसा कि आप लोग को बता ही चुके हैं। RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल मतलब ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल जिसका बार बार उपयोग, एक से अधिक बार उपयोग हो सके। परंपरागत रूप से लॉन्चिंग व्हीकल करता क्या है, सैटेलाइट को लॉन्च करके फिर वो नष्ट हो जाता है, या तो वायुमंडल में जल गया या समुद्र में गिर गया, ठीक है, या कचरा बनकर अंतरिक्ष में घूमता रहता है। तो अब ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल बनाया जा रहा है जिसका बार बार उपयोग किया जा सके। पहले ही बता चुके हैं, इसमें नासा को भी सफलता मिली, वो स्पेस एक्स ने भी बनाया फाल्कन, एलन मस्क की कंपनी ने। हमारे यहाँ इस दिशा में प्रयास हुए हैं, और प्रयास पिछले वर्ष भी हुए थे 2023 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, जब DRDO इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, और इसरो ने मिलकर लैंड एक्सपेरिमेंट किया था रीजनल लॉन्चिंग व्हीकल का। और इस बार भी किया गया, इस बार 22 मार्च 2024 को किया गया है, और इसको नाम दिया गया है रीजनल लॉन्चिंग व्हीकल को पुष्पक। क्या नाम दिया गया है, पुष्पक। क्या किया गया, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में चिनूक हेलीकॉप्टर इस पुष्पक को ऊपर ले गया 4.5 किलोमीटर, और ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया। इसको लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 02 कहा गया। इससे पहले जो हुआ था लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 01 हुआ था। क्लियर है, यही है इंफॉर्मेशन। इस पर विस्तार से इंफॉर्मेशन पिछले बार जब हुआ था तो उस बार भी हमने एक बनाया था वीडियो। ओके, इसके बाद हम लोग चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर।